अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज ज़िला घोटकी के नज़दीक मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम हुआ। इस अफसोसनाक हादसे में 45 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर गिरी और दूसरे ट्रैक पर रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। जाए हादसा पर जहां अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने इस हादसे पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात 24 घंटों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएंगी। घोटकी हादसे पर इस वक्त हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है। अपोजिशन रहनुमा लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ने घोटकी हादसे पर कहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर हादसे पर आला तरीन सतह पर जिम्मेदारी के तयन की बातें किया करते थे। आज उनकी हुकूमत में ट्रेन का 10वां बड़ा हादसा हुआ है। कितने वज़रा और अफसरान से जवाबदेही की बात की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिफाजत और वसाइल के लिहाज से रेलवे बाकी इदारों की तरह आज तबाही और बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा इन तमाम इल्ज़ामात से ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने रेलवे हादसे को साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ करार दिया है, उनका नतीजा करार दिया है। लेकिन अगर नाज़रीन हम आपको याद दिलाएं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन में थे, उन्होंने उस वक्त 2017 की बात है कि उस वक्त लोधरा में एक हादसा पेश आया था, जिसके बाद वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक से, उस वक्त के वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़ा मांगा गया था। मुतालबा कर रहे थे इमरान खान साहब और मिसालें दे रहे थे यूरोपीय ममालिक की कि वहाँ पर वज़ीर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। इमरान खान ने 2017 में ट्रेन हादसे पर क्या कहा था, ज़रा आप खुद ही देख लीजिए। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और आज हमने देखा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से इस्तीफ़े का जो मुतालिबा अपोजिशन कर रही है, उसको उन्होंने कहा कि बेतुक्का मुतालिबा है ये। लेकिन नाज़रीन, घोटकी हादसा मुजरिमाना गफलत थी, इसका ज़िम्मेदार कौन है ये यकीनन तहकीकाती रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। उससे पहले कुछ भी कहना ये क़बल अज़ वक्त है। लेकिन इस वक्त चीफ इंजीनियर रेलवे का 4 जून को लिखा गया एक मरासला मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें वो इसी किस्म के हादसे के खदशात का इजहार कर रहे थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज साद रफ़ीक ने भी अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देने के बाद हादसे की बुनियादी वजह जो बताई, उन्होंने बताया कि ट्रैक की मेंटेनेंस ना होना है। आज साद रफ़ीक ने हुकूमत को यह भी चैलेंज किया कि वो बताएं कि उनके दौर का खसारा क्या था और PTI का खसारा आज के दौर का कितना है। साद रफ़ीक ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये भी देखिए। एक करप्ट गिरोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। नतीजा यह निकला कि कंपनी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। मेरे दौर का आखिरी खसारा निकालें और इनके दौर का खसारा निकालें, किसके दौर का खसारा ज्यादा है। अब कोरोना के पीछे नहीं छुपना। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। अब अगर आपसे चलता नहीं है, ना ट्रैक चलते हैं, ना रोलिंग स्टॉक चलता, तो ये मेरा कसूर है। जवाब आपने देना है। अब रसीदें निकालनी आपने है। आप तो इस्तीफा मांगा करते थे। लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब आपका। हमने आज हुकूमत और अपोजिशन का तो ब्लेम गेम देखा, हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती रही। लेकिन आपसे जो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि चीफ इंजीनियर रेलवे हेडक्वार्टर ने जो 4 जून को एक ख़त लिखा था, जवाब था DS रेलवे सखर को, उन्होंने लिखा था कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए। इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहे थे कि ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने लिखा कि मंजूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें
रकम और सामान मुहैया कर दिया गया है। आपको ML1 केमिकल ट्रीटमेंट और स्कैनिंग मशीनें भी भेज दी गई हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको मतलूबा रकम, तेल, पटरियां, सीमेंट, लकड़ियां भी भेज दी गई हैं। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम आखिर शुरू नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि DS रेलवे को रेलवे ट्रैक की बहाली और मुरम्मत पर तवज्जो देनी होती है। आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये थे उनके खदशात जो उन्होंने इजहार किया था खत में, और ये कल जो था वो उनके खदशात जो थे वो सच साबित हो गए, हादसा पेश आ गया। सब वसाइल मिलने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ और आप हमें बता पाएँ कि ट्रैक की मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं हुआ, तो क्या वजह है इसकी सर? देखिए, जो ट्रैक की मेंटेनेंस का काम है ये एक मुसलसल एक काम है जो कि सारा साल होता रहता है। लेकिन इसमें जो आप अगर ये बात सोचें कि ये चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या पिछली से पिछली गवर्नमेंट हो, तो ये हादसे क्यों होते हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो रेलवे का सिस्टम है ये कोई 150 साल से ज्यादा पुराना सिस्टम है और इसमें पिछले 50 सालों में कतई कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये इसके ऊपर पहली दफा एक मेजर प्रोजेक्ट ML1 जो है वो बनाया गया, और ना सिर्फ बनाया गया बल्कि इसका कोई 7 साल के बाद ये 5 अगस्त को इसका PC1 भी ML1 जो प्रोजेक्ट है, हमने ये किया है कि ये ML1 का प्रोजेक्ट अप्रूव करके, और इसके बाद ये इसकी 5 फाइनेंसिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और इसके ऊपर अब फाइनली लोन निगोशिएट हो रहा है चाइना के साथ, क्योंकि ये जो ट्रैक है इसके नीचे जो बैलेस्ट है, इसके नीचे जो स्लीपर्स हैं, इसकी जो रेल्स हैं, ये सारी की सारी जो है ना अपनी तबी उम्र पूरी कर चुकी है। तो इसके बाद यही तो मेरा सवाल है सर, यही तो मेरा सवाल है, अगर ये चीजें अपनी उम्र जो है ना मुद्दत पूरी कर चुकी हैं तो दोबारा काम क्यों नहीं हो रहा इस पर? फिर अगर वसाइल की बात करें तो चीफ इंजीनियर रेलवे वसाइल की बात कर चुके हैं, सब कुछ मुहैया किया जा चुका है। नहीं, ये जो मसाइल हैं ये तो सिर्फ जो उसकी इमीडिएट रिपेयर्स हैं, जहाँ पे कोई डिफेक्ट आए हैं उनको ठीक करने के लिए हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी जो वजह है उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पूरा रेलवे का सिस्टम जो कराची से लेके लाहौर तक और लाहौर से आगे पेशावर तक ये पूरा रिवैम्प होना है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये पिछले 3 साल की एक बड़ी मुशक्कत के बाद एक इसकी फिजिबिलिटी करवाई, और फिजिबिलिटी करवाने के बाद इसका 5 अगस्त 2020 को ये PC1 अप्रूव हो चुका हुआ है इसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद हमने तमाम जो जितने अवेलेबल वसाइल थे वो DS सखर को प्रोवाइड किए, लेकिन उसके ऊपर कुछ जैसे टाइम लगता है। एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जब ML1 प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया और 5 अगस्त को इसके जो PC1 अप्रूव हो गए, तो इसके ऊपर जो 1-2 प्रोजेक्ट्स जो पहले चल रहे थे जिसमें ट्रैक की रिहेबिलिटेशन का काम था, उसके ऊपर जो एक सर मुझे एक सवाल का जवाब दें सर। जब तक ट्रैक की रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप उसको क्यों ऑन करते हैं सर? इंसानी जानें ज्यादा कीमती हैं या ट्रेन चलाना ज्यादा जरूरी है सर? जब तक रिहेबिलिटेशन आप समझते हैं कि काम नहीं हुआ, ये ट्रैक इस काबिल नहीं है, कभी भी हादसा पेश आ सकता है, तो सर क्यों उसको ऑन रखते हैं आप लोग? क्यों उस ट्रैक पर ट्रेनें चलती हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में रेलवे एक सबसे बड़ा एक आपका ट्रांसपोर्ट का जरिया है, और इसमें हम बेशक के इसमें हमारी स्पीड लिमिटेशन तकरीबन 100 किलोमीटर के हिसाब से, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। दुनिया जो है ना वो रेलवे में बहुत उन्होंने तरक्की की, लेकिन हमने पिछले 25 साल 30 साल 50 साल में हमने सड़कों का जाल तो बिछाया, लेकिन रेलवे के ऊपर ना पटरियां ठीक की, और बहुत कम ये कोई तकरीबन 8-10 साल पहले हमने एक बड़े अरसे के बाद लोकोमोटिव खरीदे, जिससे पहले कि हमारी इनकम जो है वो बिल्कुल तकरीबन 0 के बराबर थी और ट्रेनें खड़ी हो चुकी हुई थी, और रेलवे को बजट जो है वो ना मिलने के वो ट्रैक जिनको रिहेबिलिटेट होना है उस पर अगर हम ये जस्टिफिकेशन दें कि कोई बात नहीं, इस पर हम अपनी स्पीड लिमिट को है ना वो 40, 50, 60 तक रखेंगे, अब बाहर के ममालिक में तो 250 और 300 जो है ना वो उससे चलती है गाड़ी, तो आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है कि अगर ट्रैक ठीक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं हम 50-60 जो है ना उसकी स्पीड से चले जाएंगे? तो सर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो हम इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली बात है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली बात नहीं है। हमारी दिन में 42 ट्रेन जो है ना पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, और इसके अलावा 10 हमारी जो है ना वो गुड्स की वो ट्रेन चलती हैं, और इसके ऊपर बड़ी कितने किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलती हैं? 50 से 60 ऐसे ट्रैक्स पर? हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 105 किलोमीटर की है, और जो मिनिमम स्पीड है जो मुख्तलिफ जगह पे वो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस या कॉशन लगी होती है
वहाँ से तकरीबन 15 और 25 किलोमीटर के दरमियान में भी चलती है। तो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक 24 घंटे ट्रैक्स की सर्विलेंस होती है और उसके नतीजे में इसकी जो जहाँ पे भी कहीं ट्रेन में डिफेक्ट होते हैं ट्रैक में, और वहाँ जहाँ कहीं फ्रैक्चर होते हैं, ब्रेक ब्रोकन हो जाता है, तो ये एक बड़ा जो है ना वो तवील और सबर आजमा और बड़ा कैपिटल इंटेंसिव ये प्रोजेक्ट है कि रेलवे के ट्रैक्स को मेंटेन रखना और इसको ठीक करना। ये रेलवे का कोई जो नॉर्मल दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तरह नहीं है, बल्कि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं। सर कौन जिम्मेदार है आज के हादसे का? सर कौन जिम्मेदार है ये जो तकरीबन 50 तक जो है ना वो हलाकतें होगी और मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि और भी हलाकतें हो सकती हैं? सर कौन जिम्मेदार है इसका? हम तो ये बिल्कुल कहते हैं कि ये इसके रेलवे के ऊपर इट शुड बी द सेफेस्ट जो मोड ऑफ ट्रेवल, लेकिन इसके ऊपर आप ये देखें कि इसके ऊपर एक मुसलसल एक पिछले कोई कुछ अरसे से ये जब इसके ऊपर तवज्जो दी गई है तो ट्रेनों की तादाद ज़्यादा हुई है, लेकिन एक जब टाइम आया तो जब ट्रेनें ज़्यादा चलने के नुकसानात ज़्यादा हो रहे थे तो हमने इसमें ट्रेनें बंद भी की हैं। बहुत सारे जो सेक्शन हैं जहाँ पे जो इस काबिल नहीं है कि जहाँ पे ट्रेन चलाई जाए वो उसको बंद कर दिया गया। सर आज का ट्रैक भी फिर इस काबिल नहीं था, तो ये फिर नेग्लिजेंस है ना आप लोगों की सर? ये वाला ट्रैक जो है ना ये निस्बतन बेहतर हालत में है, लेकिन जो सखर डिवीजन का ट्रैक है 480 किलोमीटर बेहतर हालत में भी 50 लोगों की जान ले गया सर। जी, हमें इसका पूरा जो हमें अपनी जिम्मेदारी का ये जो मिनिस्टर साहब खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये 7 days इन अ वीक ये हम कोशिश करें, लेकिन रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है। इस वक्त भी रेलवे के जो 3 प्रोजेक्ट हैं जो ML1 के अलावा हैं वहाँ पे काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आउट उनको किया गया है, कहीं पे FWO काम कर रही है, कहीं पे चाइनीज फर्म काम कर रही है, तो ये इसका काम साथ साथ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा अफसोस हमें हुआ देखकर जो पार्लियामेंट में आज हुआ, कौमी असम्बली में हमने देखा जिस तरीके से अपोजिशन हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। जो ट्रेन का हादसा है, अपोजिशन हुकूमत को, हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो इमरान खान कहाँ है जो माजी में हमें मिसालें दिया करते थे कि जनूबी कोरिया के में अगर एक कश्ती भी उलट जाती है तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर देता है। फिर 2017 में जब लोधरा का एक वाक़या, ट्रेन का एक हादसा पेश आया था, तो उस वक्त साद रफ़ीक से जो वो थे मुतालबा कर रहे थे कि आप रिज़ाइन दे दें, क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो एक वज़ीर के अपनी सीट पर रहते हुए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। सर वो प्राइम मिनिस्टर आज इमरान खान साहब आजकल कहाँ होते हैं? आजकल तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो जो अपोजिशन वाले दौर वाले थे इमरान खान, वो आजकल नहीं हमें मिलते हैं। पता नहीं वो बातें उनकी ठीक थी या आज की बातें उनकी ठीक हैं, वो बातें गलत थी या आज की उनकी बातें गलत हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सब इस पे सबके दिल दुखी हैं और सब इस पे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी करे जो मुसाफिर शहीद हुए, फौत हुए इस हादसे में। अभी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 50 तक हो गए हैं सर। अच्छा जी, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं आज़म सवाती साहब, आज बवजूद वो ऐवान में नहीं थे क्योंकि उनको वहाँ स्पॉट पे जाना पड़ा जाए हादसा पे, तो वो वापस आके ऐवान को भरपूर अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट होगी, वो पेश करेंगे। और आपने 2-3 नुकात उठाए हैं, सबका मैं सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं साहब की बात से एग्री करता हूँ। आज असम्बली में लड़ने वगैरह का दिन नहीं था, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का भी दिन नहीं था। आज एक सॉलिडारिटी शो होनी चाहिए थी और आज जो उसके अवामिर हैं उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन के हमारे दोस्त जो हैं उनका कोई अल्टीरियर मकसद था, कोई उनका गलत मकसद था, लेकिन बहरहाल जिस तरह से उन्होंने डिबेट की इब्तिदा की तो सारा फोकस
इस्तीफे पे सारा फोकस जो है हुकूमत की बैशिंग पे हुआ। मैं समझता हूँ कि इस पे सैर हासिल गुफ्तगू वो होती या वो होगी जिसमें उन चीज़ों पे फोकस किया जाए कि आखिर इस तरह के हादसा क्यों होते हैं। हमारी हुकूमत ने आके कोशिश की है कि इसमें कमी लाई जाए, बेहतरी लाई जाए। हादसा फिर भी हुए हैं। आज़म सवाती साहब के दौर में ये पहला बड़ा हादसा है। मैं समझता हूँ कि उनको हमसे भी ज़्यादा इसका दुख होगा। वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सीनियर। लेकिन माजी में इस्तीफों का मुतालिबा करने वाले आज क्यों कह रहे हैं कि इनके इस्तीफे का मुतालिबा बेतुका है? मैं उस पे भी आना चाहता हूँ। जो जी मैं उस पे आ रहा था, आपने सवाल पहले भी किया है जी। मैं उस पे आ रहा था। देखें, मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता खान साहब की वो माजी वाली बात गलत थी या आज हमारा स्टैंड सही है। मैं इस पे इस तरह नहीं लेता। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर तो हमारे वजीर रेलवे आज़म सवाती साहब के इस्तीफे से रेलवे ठीक हो जाती है और हमारे इन शहीदों के घरों को उनको एक मदावा, एक सुकून मिलता है, तो उनको दे देना चाहिए। लेकिन अगर इस्तीफा इसका हल नहीं है तो फिर इन अवामिर पे, उन वजूहात पे फोकस होना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। नहीं, हमें इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक वजीर के नीचे इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ तहकीकात तभी हो सकती हैं जब जिस पर मतलब कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका कसूर है सारा, जब तक वो अपने ओहदे पर रहेगा आपसे जो है ना वो साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की तवक्को नहीं की जा सकती। तो हम तो वो माजी का कहा हुआ प्राइम मिनिस्टर का याद दिलवा रहे हैं ना, या फिर रिजाइन दे दें अगर साफ शफाफ तहकीकात करवानी है तो। देखिए, इस पर मेरी एक राय है कि इनिशियली तो मैं नहीं समझता कि ऐसे किसी वाक़े के फौरी, जब तक आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी जो वो फिक्स ना हो, अगर एक ख़ास लेवल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि किसी शख्सियत की इसमें कोताही है, चाहे वो आपके स्टेशन मास्टर से लेके और आपके डीएस रेलवे से लेके फिर सेक्रेटरी रेलवे से लेके मिनिस्टर रेलवे तक आता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिक्स होती है कि उसने अपने काम में कोताही की है, तो उससे फिर सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ मजीद चाराजोई भी होनी चाहिए। लेकिन हादसे होने के फौरी बाद देखें, हमारा मुल्क उस तरह से डेवलप नहीं है। पहले हम अपने इदारे मजबूत करें, उसको उस लेवल तक लेके आए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, तो फौरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर के सर पे आए। अब इसका ये नहीं पता कि नीचे वाकया हुआ तो किसकी गलती थी, क्या ट्रेन सर, को चलाने वाले की गलती थी, क्या लाइनमैन की थी। सर मैं बताती हूँ, ऐसे ट्रैक्स पर खदशात का इजहार, हादसों के खदशात का इजहार किया जा चुका। अभी मैं चेयरमैन रेलवे से भी बात कर रही थी, उनसे भी मैं यही सवाल पूछ रही थी कि जब चीफ इंजीनियर रेलवे ने ये खदशा जाहिर किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि आप लोगों को सारी सहूलियात दी जा चुकी हैं, आप लोगों को केमिकल ट्रीटमेंट, स्कैनिंग मशीनें सब कुछ भिजवा दिया गया, आप इसकी ट्रैक का काम मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी मुरम्मत का काम, कभी भी हादसा पेश आ सकता है। सर, वार्न करने के बावजूद अगर उस ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है फिर उसका? और फिर आपने इतनी नेग्लिजेंस कि आपने उस ट्रैक को ओपन रखा ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन यही वो बात अब आपने खुद भी कर दी जो मैंने आपके गोश गुजार की और आपके सामने अर्ज की कि पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि अगर किसी ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि हमें ये मसला है और उस मसले का नोटिस नहीं लिया गया तो फिर जो कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर नोटिस लिया गया और नीचे डायरेक्शन भी दी गई और उनको फैसिलिटीज़ भी भेजी गई, उनको इक्विपमेंट्स भी भेजी गई और नीचे वक्त पे काम नहीं हुआ तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे ख्याल में इसकी जो है एक इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें। इसका मतलब है वज़ीर रेलवे सारी सिचुएशन से लाइल्म थे, खत लिखा गया, किन खदशात का इजहार किया गया, मेंटेनेंस का काम होना था लेकिन नहीं हुआ। अगर तो उन लाइल्म थे ये तो फिर बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, और अगर उनके इल्म में था उसके बावजूद भी नहीं हुआ ये भी फिर नाअहली है उनकी। देखें, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट। अब मेरे सामने वो फैक्ट्स नहीं हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब से तो मेरी इस पर अभी बात नहीं हुई, लेकिन आई डोंट नो कि किस लेवल की इंफॉर्मेशन सेंटर में वज़ीर साहब को आती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ट्रेनें चलती हैं और हर ट्रेन की ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लेवल तक पहुंचती है। क्या ये डीएस रेलवे जो उस एरिया को करते हैं, देखते हैं, उनके हद तक, या चीफ इंजीनियर साहब के, या चेयरमैन, या फिर सेक्रेटरी रेलवे के लेवल तक आती है, या फिर मिनिस्टर साहब के? मैंने आपको पहले एक बात की मैं समझता हूँ वही अगर बेंचमार्क हम बना लें कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो लेने दें कि किस लेवल की नेग्लिजेंस है, क्या मिनिस्टर के लेवल की है, सेक्रेटरी साहब की है, या डीएस रेलवे की है, या चेयरमैन की है, या लोकल स्टाफ की है।
फिर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो फिर कानून से भी ऊपर कोई नहीं है और इंसानी जानों के ज़िया का कोई दावा फिर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जो रिस्पॉन्सिबल है हुकूमत फिर खुद ही उनसे निपटेगी, क्योंकि आपने एक हुकूमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लिया है कि ये पराए तो छोड़े अपने को भी स्पेयर नहीं करती, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। अपने लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन खोली है, अपने लोगों से भी इस्तीफे लिए गए हैं, अपने लोगों को भी चार्जशीट किया गया, अपने लोगों को जेलों में भी डाला गया है। तो ऐसा तो माजी में नहीं हुआ। मैं ही समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त जरूर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है। लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन क्या रुख अख्तियार करती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी हाईएस्ट लेवल पे फिक्स होगी तो उस लेवल से पूछताछ होगी कानून के मुताबिक। आई एम होपफुल कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड ये बोलता है कि वो ऐसी चीजों में और जहां इंसानी जान इन्वॉल्व हो वहां तो कोई उनके पास कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमान अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका। सुहेल साहब, आज जितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के हादसे में 45 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए, 100 अफराद ज़ख्मी हैं, लेकिन कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। सिर्फ ब्लेम गेम हमने आज देखी। ऑपोजिशन हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराती रही और हुकूमत जो वो पिछली हुकूमतों पर डालती गई। सर 3 साल हो गए, अगर सारे मामलात की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर ही इस हुकूमत ने डालनी है तो इस हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर वाकई पिछली हुकूमतों का किया हुआ अगर ये हुकूमत भुगत रही है तो इस हुकूमत को ठीक करने के लिए क्या ये 3 साल थोड़े थे? सर बड़ी दिलचस्प बात है कि दरमियान में शेख रशीद आए साद रफीक के बाद और उसके बाद अब आज़म सवाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि साद रफीक के 3 साल पहले उसको तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो वजीर रेलवे होगा वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि बड़ी अफसोस की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी रेलवे संभल नहीं रहा और बिल्कुल डायरेक्ट एक तरह से क्लैश हुआ है। ये भी नहीं कि कोई ये कहा जा सके कि कोई किसी वैसे इतनी फाश गलती की तवक्को नहीं की जा सकती जितनी फाश बड़ी गलती जो है वो रेलवे में हुई है। दुनिया में अब 300 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं और वहाँ ये हादसे नहीं होते। हमारे यहाँ अभी देखें, अभी 60-70 की स्पीड भी नहीं है और हादसे हो रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। जितना भी इस पे अफसोस जाहिर किया जाए कम है और डेफिनेटली इसमें रेलवे की नाअहली है और ये जो सारा महकमा है नकारा हो चुका है। इसको सारे को के अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये कैसे हो गया कि एक ही पटड़ी पे दोनों ट्रेनें जो हैं वो आ जाएं और इतनी बड़ी फाश गलती। सर, चीफ इंजीनियर रेलवे ने 4 जून को एक मरासले में ऐसे किसी हादसे का खदशा जाहिर किया था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हादसा पेश आ जाता है, क्या रेलवे के वजीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? हमें तो माजी के वो इमरान खान याद हैं जो अपोजिशन में होते हुए ये कहा करते थे कि जनूबी कोरिया में तो एक कश्ती का भी उलटने का हादसा पेश आ जाता है तो वहाँ का वजीर आज़म जो है वो रिज़ाइन कर देता है। तो फिर तो मौजूदा हालात को देखते हुए वजीर आज़म ना सही वजीर रेलवे को इस्तीफ़ा नहीं कर देना चाहिए, दे देना चाहिए? वैसे रिवाज तो नहीं है हमारे यहाँ इस्तीफे देने का, इखलाकियात का। मेरा ख्याल है महज़ब मुल्कों में जमहूरी ममालिक में तो ये रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ या इंडिया में इस तरह का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी चीजों को पी जाते हैं या पिछलों पे डाल देते हैं और वही हो रहा है। बाकी ये जो चीफ इंजीनियर रेलवे ने मरासला लिखा है, ये इस तरह के मरासले हमेशा निकल आते हैं। अगर इन्हें पहले ही पता था तो उसको फिर सद्दे बाप क्यों नहीं किया गया इस तरह के हादसे का? तो ये तो मेरा ख्याल है और भी बड़ी नाअहली है कि अंदाजा भी था। वजीर रेलवे भी मेरा ख्याल है महकमे की नेग्लिजेंस है। वजीर रेलवे तो बेचारा एक एजाजी वजीर होता है, उसको क्या पता पटड़ियों का या उसको क्या सूरत हाल का पता। तो सर ये बात भी दुरुस्त है कि ये कोई 3 सालों का तो बिखेड़ा नहीं है, सिर्फ पीठ पर जिम्मेदारी डालना या सिर्फ नून लीग पर जिम्मेदारी डालना। सर ये भी बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। तो अब सर इसको सिस्टम को ठीक करने में आपको क्या लगता है
कितना इस हुकूमतों ऐसी हुकूमतों को काम करने की ज़रूरत है? वसाइल की कमी है, पैसे की कमी है। मैं शेख रशीद साहब के पुराने कुछ बयानात देख रही थी, उन्होंने अफरादी कुव्वत की कमी की भी शिकायत की, उन्होंने पैसों की भी शिकायत की, बड़ी शिकायत अंबार लगे हुए थे जब वज़ीर रेलवे थे शेख रशीद साहब। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद 2 साल भी हम इसी तरह की चीज़ें देखते रहेंगे, ये हुकूमत नाकामी जो है ना वो होगी? मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है शाजिया साहबा, बाहर की दुनिया में होता यह है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है या इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर एक कमीशन बनता है, जैसे 9/11 कमीशन बना, जैसे बरतानिया के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है कमीशन बनता है। कमीशन फिर अपनी रिपोर्ट देता है, फिर महकमे के अंदर रिफॉर्म्स आती हैं, ओवरऑल सारी चीजों को रिव्यू किया जाता है। हमारे यहाँ ना कोई रिपोर्ट आती है, ना उसको रिफॉर्म्स होती हैं, ना उसके नतीजे में कोई बेहतरी आती है। जब बेहतरी नहीं होगी तो फिर इसी तरह का किसी दिन हादसा हो जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे और फिर कहेंगे कि जनाब बात तो यह है कि एक हादसे के बाद संभल के अपने अंदर रिफॉर्म करें, देखें कहाँ कहाँ गलतियां हैं ताकि आइंदा वो गलतियां ना हो। तो ये है तरीका उनसे बचने का। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, आप इस हादसे को 10 दिन रोएं और रोने के बाद फिर उसी रफ्तार पे चल पड़े तो फिर हादसा हो जाएगा। तो हमें तो यही बताया जाता था ना कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वजीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक वजीर के अंडर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो फिर तो अब हम या तो प्राइम इमरान खान साहब माजी में गलत कहते थे, या आज जो वो कह रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब को आपने कहते हुए सुना होगा कि साद रफीक के गुनाहों का मलबा जो है ना वो एक फजूल सा मुतालबा है, जो आज हम कह रहे हैं आजम सवाती इस्तीफा दे दे, वो इसको अजीब सा मुतालबा समझ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इस्तीफा लेना चाहिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब को कह देना चाहिए कि जो आजम सवाती है वो रिजाइन दें ताकि साफ शफाफ तहकीकात हो सके? मेरा यह ख्याल है कि इस्तीफा बेशक ना लें, लेकिन ऐसा कमीशन जरूर बनाएं जो कि ये देखे कि चले, चाहे साद रफीक के ज़माने में, चाहे शेख रशीद के ज़माने में, या इस ज़माने में जो जो गलतियां, या आज से 70 साल पहले जो गलतियां हुई हैं उनका जायज़ा लेके रिफॉर्म्स प्रपोज की जाएं और ऐसा जो तरीक़ेकार वज़ा किया जाए जिससे आइंदा एक्सीडेंट्स ना हो और जो एक्सीडेंट्स हैं इनका मदावा हो सके। सर माजरत के साथ यहाँ हमारे कमीशन बनने की भी एक तारीख है। जब कमीशन बनते हैं तो फिर उसका क्या हाल होता है? रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, अमल दरामद होता है नहीं होता। तो किस कमीशन की आज हम बात कर रहे हैं? सर आज तक मुझे बताएं किस कमीशन की रिपोर्ट आई और उस पर अमल दरामद हुआ हो? देखिए, दुनिया भर में तो यही तरीका है कि कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस पर अमल दरामद होता है। हमें भी दुनिया के साथ ही कदम मिला के चलना है ना। तो दुनिया में जब भी कोई गलती होती है उसका मदावा इसी तरह किया जाता है कि कमीशन बनता है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसी तरह उनका रेलवे बेहतर हुआ है, इसी तरह उनके बाकी जितने, मैं बता रहा हूँ 9/11 कितना बड़ा वाकया था, उस पर उनकी कमीशन रिपोर्ट आई और उन्होंने पूरी सिक्योरिटी सर्विसेज को दोबारा 9/11 नहीं हुआ। और आप देखें उसके बाद कोई वाकया दोबारा 9/11 नहीं हुआ। तो ये कमीशन की आप जो अफादियत है उससे इनकार तो नहीं कर सकते ना। सर मजीद जो 2 साल रह गए इस हुकूमत के, आपको क्या लगता है कोई ऐसी इस हुकूमत के क्रेडिट पर कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसी कारकर्दगी है कि दोबारा आवाम इनको वोट देंगे? मेरा यह ख्याल है कि ये हुकूमत मजमूई तौर पर तो कामयाब नहीं है। अच्छा। मुआशी तौर पर थोड़ी बहुत कामयाब है, लेकिन सियासी तौर पर एक नाकाम हुकूमत है कि जो पूरे मुल्क को साथ चलाने में नाकाम है। अपोजिशन पार्लियामेंट उज़्वे मुअत्तल है। आप देखें पार्लियामान के अंदर कोई कारोबार नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई इकट्ठे मिल के कोई चीज़ नहीं है। हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त झगड़ा है, हर वक्त कदम कदम पे अपोजिशन जो है वो जेलों में है। तो ये एक तरह से एक नाकामी है। मुल्क के हालात जो हैं उनको एक उनका मजाक बना हुआ है दुनिया भर में।
थोड़ी सी मईशत में बेहतरी आई है, इस पर डेफिनेटली रिलीफ मिलना चाहिए। सर, अगर ऑपोजिशन साथ नहीं चल रही है, इसमें किसका कसूर है? हुकूमत जो लेके नहीं चल पा रही है या ऑपोजिशन साथ देना नहीं चाहती? क्योंकि हुकूमत तो हमेशा ये बात करती है। आज फवाद चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि अगर इनसे कहें कि फलां चीज पर लेजिस्लेशन कर लो तो इन्हें पड़ जाती है। पहले नैब जो है ना वो इस्लाहात पर आप उनसे उस पर बात करें, नैब कवानीन में तरमीम पर बात करना शुरू हो जाते हैं। एनआरओ की राग आपने लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा ये बात कहते हैं। किसका कसूर है कि अगर पार्लियामान में हुकूमत और ऑपोजिशन मामलात को इकट्ठे लेकर नहीं चल रहे हैं? हुकूमत का या ऑपोजिशन का? शाजिया साहब, दुनिया भर में जो डायलॉग होता है ये इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट का, और इसमें CBMs किए जाते हैं। दुनिया भर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं। कभी भी जो डायलॉग है वो खला के अंदर नहीं होता, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाते हैं, जिससे अपोजिशन जो है वो इस यकीन पे आती है कि उसकी तजावीज़ को गौर से सुना जाएगा, उन पर अमल किया जाएगा और उसको साथ में ला के चला जाएगा। तो यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बजाय कॉन्फिडेंस डिस्टॉर्टिंग मेजर्स लिए जाते हैं। CDMs हैं यहाँ पर, यानी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो ही कोई डायलॉग शुरू होता है साथ ही 2-4 गिरफ्तार हो जाते हैं, और गिरफ्तारियों के बाद जाहिर है वो माहौल ही नहीं रहता, और माहौल के बाद फिर सारा काम ही मुअत्तल हो जाता है। लेकिन जब ऑपोजिशन की अपनी सफों में इत्तेहाद ना हो, हुकूमत को तो मौका मिलेगा सर। ये सही है, अपोजिशन जाहिर है, लेकिन वो अलग अलग इलेक्ट होके आए हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो इकट्ठे हों। जाहिर है अपनी अपनी पार्टियां उनकी, लेकिन हुकूमत को अलग अलग उनसे डील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी से अलग बात करें, नून से अलग बात करें, मौलाना फजलुर रहमान से अलग बात कर लें। ये तो बल्कि हुकूमत का फायदा है इसमें कि अलग अलग बात करें। अगर इकट्ठे होते तो शायद इनकी शराइत जरा टफ होती, अब तो शराइत भी आसान होंगी। शराइत क्या, आपको नहीं लगता नून लीग की और पीपल्स पार्टी की शराइत नैब से शुरू होकर नैब कवानीन पर ही आकर खत्म होती हैं? तो ऐसे में हुकूमत कहती है हम क्या बात करें इनके साथ? सर, मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ नैब पे बात करते होते तो जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते। हो सकता है उन्होंने कभी नैब पे भी बात की हो, लेकिन वो बाकी बातें भी करते हैं और भी उनके इश्यूज हैं, सिर्फ नैब ही तो इशू नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने बजट की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 11 जून को वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत 14 जून, सिंध हुकूमत 15 जून और KPK की हुकूमत 18 जून को अपने सूबों में आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। आज कौमी असम्बली में बजट सेशन भी शुरू हो चुका है। हुकूमत बजट की मंजूरी के हवाले से पुरएतमाद है। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि आइंदा बजट में नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, जिसके बाद हुकूमत के सामने ये यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि एक तरफ तो इन्हें महंगाई को भी कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ नए टैक्सेस लगाए बगैर अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर अपने जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करना है। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक बजट का जो कुल हजम है ये 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा का होगा, जबकि पेश किए जाने वाले बजट जो हैं ये 3,154 अरब रुपए खसारे का ये जो है बताया जा रहा है ये बजट हो सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2.21 सेसेस तक का कारोबार हुआ, जो बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में जो है ना वो रिकॉर्ड बना है। फिर इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 4% ग्रोथ के बाद के पाकिस्तानी जो सरमायाकार हैं, ताजर हैं, आम आवाम है, बड़ी उम्मीदें हैं इनकी कि हुकूमत जो बजट लेके आएगी उसमें उनके लिए रिलीफ होगा। फिर हमने ये भी देखा कि कोरोना क्राइसिस के बावजूद जो GDP ग्रोथ है ये भी बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है इन आदाद शुमार को कि कोविड में इतने क्राइसिस के बावजूद हुकूमत ये दावा कैसे कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि 4% ग्रोथ को जिस तरीके से हुकूमत जो है वो इसको जस्टिफाई कर रही है,
तो क्या वाकई ये इस हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज का ही नतीजा है डॉक्टर साहब, और यकीनन आप समझते हैं कि इसके असरात ये 2021 के जो बजट होगा उसमें भी हमें नजर आएंगे? देखिए, जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि ये जो जीडीपी एक्सपेक्टेड जो रेट दिया गया है इस माली साल का 3.94, इसके पीछे वजह क्या है, और इसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं। एक जो है वो आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के जिस तरीके से बाकी दुनिया में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस तरह का लॉकडाउन करने की रोज़ अव्वल से मुखालफत की और इकॉनमी का पहिया जो है वो चलता रहा। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा NCOC का जो एक पॉजिटिव रोल रहा है कोविड को कंटेन करने में। अभी तक अगर आप देखें तो वही वेरिएंट पाकिस्तान में, वही इंडिया में, वही बाकी जगहों पे, लेकिन पाकिस्तान में जो ये कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ अदारों और मुख्तलिफ शोबों के दरमियान कोविड और कोविड से मुतल्लिका चीज़ों की सप्लाई हो या उसकी ट्रीटमेंट हो, तो ये दो चीज़ें जो थी ये तो एक मेजर फैक्टर के तौर पे रहीं। उसके अलावा अगर आप तीसरा फैक्टर मुझसे पूछें तो वो इस साल गंदम की कटाई के बाद मौसम का अच्छा होना था कि अमूमी तौर पे गंदम की कटाई के फ़ौरन दौरान या फ़ौरन बाद बारिशें और ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू होता था, जिसमें कटी हुई गंदम या खड़ी गंदम जो है वो उसका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता था। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की चीज़ नहीं हुई और आपकी गंदम की जो फसल है वो एक रिकॉर्ड पैदावार हमें मिल गई। और चौथी इसमें चीज़ जो है वो पिछले साल का लो बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल के नंबर्स जो हैं वो इतने लो थे कि जब भी उस पर पॉजिटिविटी आती तो वो नंबर जो है वो जाहिर है कि आपको परसेंटेज टर्म में अच्छे लगते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शुबा है कि हुकूमत जो 3.94 का दावा कर रही है उस दावा वाकई दुरुस्त है। उसमें मुझे तो कम से कम मतलब कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बिल तरतीब 1.5 और 1.3% का अंदाज़ा लगाया था हमारी ग्रोथ रेट का, तो ये जो चीज़ें सब आप बता रहे हैं ये इन्हीं की वजह से जो है ना वो ग्रोथ आप कह रहे हैं ये बढ़ी है। हाँ, देखिए ना, वर्ल्ड बैंक ने तो ये अंदाजा भी लगाया था कि रेमिटेंसेस 20% कम होंगी, जबकि इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी अंदाजा यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की तरफ से लगाया गया था कि कोरोना के साथ साथ एक ग़ज़ाई बहरान बड़ा शदीद किस्म का पैदा होगा। शुक्र है कि यानी पाकिस्तान में जो है खुर्दोनोश की अशिया महंगी ज़रूर हुई, लेकिन वो जो किल्लत का शिकार था, जिस तरह के अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग जो थे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लूटने पे मजबूर थे खाने पीने की चीज़ों के लिए, क्यूज लगी हुई थी, तो पाकिस्तान में उस तरह का तो कोई सीन सामने नहीं आया ना। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, ये हुकूमत 19 अरब डॉलर के जो करंट अकाउंट खसारा है इसको 900 मिलियन सरप्लस करने में जो कामयाब हुई है, बहुत से लोग इस पर ये भी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन बात कर रही है कि इनका जो कोरोना का जो इन्हें बड़े पैसे मिले थे, कोरोना के फंड्स मिले थे, ये उधर इन्होंने इस्तेमाल करके तो अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज करने की कोशिश की है। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो करंट अकाउंट खसारा हमारा काम हुआ है, हुकूमत इसका बड़ा क्रेडिट ले रही है? देखिए, ये ऐसे नहीं होता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसको होता क्या है, वो ये होता है कि आपके पास टोटल डॉलर आए कितने और आपने टोटल डॉलर बाहर कितने भेजने हैं, ये होता है करंट अकाउंट के टोटल जो थे डॉलर इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर वो आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो, बाहर हमने अदायगियाँ ज़्यादा करनी हो, तो वो आपका डेफिसिट में खसारे में चला जाता है। अगर अदायगियाँ कम करनी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो रेमिटेंसेस जो है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपके पास है, फॉरेन एक्सचेंज उधर से आया है। दूसरा जो इंपोर्ट थी वो कम है, इंपोर्ट कम होने की वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है जब वो कम होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। तीसरा, पिछले 1 साल से चूँकि टूरिज़्म बिल्कुल बंद है, जो पाकिस्तानी जो अपर मिडिल क्लास थी या जो अपर क्लास थी जो कि गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते थे, जो लोग इस ज़ियारतों पे जाते थे, हज और उम्रा के लिए जाते थे, वो अपने साथ डॉलर्स लेके जाते थे। तो अब जाहिर है कि पिछले 1.5 साल से चूंकि उस तरह वो नहीं हो रहा, तो उसका भी फायदा हुआ है, वो डॉलर भी आपके पास पड़े हैं। तो ये तो बिल्कुल उस इल्ज़ाम में कोई वो लॉजिक नहीं है कि हुकूमत ने कोरोना फंड के पैसे लेके और उससे अपना सरप्लस जो है वो दिखा दिए।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़राई शोबे में ग्रोथ में कमी की जो ख़ास वजह ज़ाहिर है ये कॉटन पैदावार में बताया जो जाता है, जो नंबर्स शेयर किए जाते हैं वो है कि 22.8% कमी है, जो 13 मिलियन बेल से कम होकर सिर्फ 6.5 मिलियन बेल्स तक होगी। मतलब कि कॉटन में हमारी बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी हुई है और जाहिर है इसका डायरेक्ट लिंक है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब हुकूमत ने आइंदा माली साल कॉटन की पैदावार का जो हदफ रखा है 10.5 मिलियन बेल्स का रखा है। क्या ये आसान टारगेट है? ये आसान टारगेट इस सूरत में बनेगा, देखिए कि अगर जो कि वफाकी हुकूमत मुझे उम्मीद है कि अपने बजट में एग्रीकल्चर पे एक पैकेज रखे और कॉटन के लिए कुछ खसूसी चीज़ें जो है वो भी रख रही हो, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हुकूमत कितनी जल्दी इनपुट्स जो है वो मुहैया कर पाए। ये डिपेंड करेगा कि जो बीज हैं उनके सिर्फ खालिस बीज जो है उन्हीं को उगाया जाए। कॉटन सेक्टर में बदकिस्मती से ये हो रहा था पिछले कई सालों से सिंध में भी और जनूबी पंजाब में भी कि वहाँ पे जो नाकस बीज फराहम करने वाली कंपनीज थी उनकी बहुतात हो गई थी और किसान जो है वो ये सोच के कि ये एक अच्छा बीज है, अनसर्टिफाइड बीज वो लेके उसको उगाते थे जिससे कि उनके जो प्रोडक्शन है वो कम होती थी। प्लस इसमें मौसमी तगय्युर जो है वो भी शामिल है कि आपको कॉटन के लिए मौसम किस किस्म का चाहिए, क्या उसमें बारिश जो है वो किस स्टेज पे मुनासिब है, किस स्टेज पे मुनासिब नहीं, क्योंकि उससे जो कीड़े का हमला है वो डायरेक्टली उसके साथ रिलेट करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉटन जो है वो उसका हमारी पैदावार कम हुई। लेकिन मैं तफसील में जाए बगैर, क्योंकि बाकी तफसील तो बजट में आ रही होगी, ये ज़रूर बता सकता हूँ नाजरीन को कि एग्रीकल्चर पे एक वफाकी हुकूमत जो है, हालांकि एग्रीकल्चर सूबाई सब्जेक्ट है लेकिन वफाकी हुकूमत और मुझे उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें भी कुछ उसमें करेंगी, इस पर एक स्पेशल जो है पैकेज अनाउंस कर रही होंगी और मुझे उम्मीद है कि कॉटन के लिए भी कुछ इंसेंटिव जो है। आखिरी सवाल का जवाब दे दें। महंगाई अभी भी डबल डिजिट्स में है सर। दूसरी तरफ आपको नए टैक्सेस भी नहीं लगाने हैं लेकिन आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना है। महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ बगैर टैक्सेस लगाए आप रेवेन्यू कैसे अपना बढ़ा सकते हैं? देखिए जो डबल डिजिट वाली बात है तो थोड़ी सी उसमें तस्सीह में करने की ज़रूरत है। महंगाई नापने के बहुत से तरीके होते हैं। जब इन्फ्लेशन की जो हम बात करते हैं वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है जो कि 8% पे है इस वक्त, उसमें बतदरीज कमी आ रही है। एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है SPI जो कि सर खाने पीने की, सर बुनियादी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की खाने पीने की अशियाएं हैं उसमें बहुत महंगाई है सर। नहीं मैं मान रहा हूँ कि महंगाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डबल डिजिट वाला है ये नहीं है, ये मंथ टू मंथ वेरी कर रही होती है। जो CPI है वो कम है। अब देखिए महंगाई के दो फैक्टर्स हैं ना, कुछ चीजें हैं जो कि इंपोर्ट होके आती हैं, वो तो अगर महंगी बाहर उनका इंटरनेशनल रेट महंगा होगा, वो आपको ड्यूटी भी देनी है, आपको टैक्स भी करना है, वो तो समझ में आता है। दालें, जो खुर्दनी तेल है, इवन पेट्रोल प्राइसेस अगर बाहर बढ़ती हैं तो उसका यहाँ पे असर पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। पिछले साल जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ, चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, वो प्योरली गवर्नेंस के इशूज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे। मौजूदा जो है उसने उसका इतराफ़ भी किया और मुझे उम्मीद है कि इस साल गंदम की जो खरीदारी हो रही है या इस साल चीनी की कीमतें, हुकूमत उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशा डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।